चलिए, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रोनाउन के सेकेंड क्लास में। कल की क्लास में बच्चों हम लोगों ने बात करी थी पर्सनल प्रोनाउन के बारे में कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि प्रोनाउन क्या होता है, नाउन का नौकर होता है, नाउन का परम भक्त नौकर होता है। इसके बारे में डिटेल में हम लोगों ने बात करी। तो उसी में सबसे पहले हम लोगों ने बात करी थी पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में कि भाई पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं, है ना। उसी में सबसे पहले हम लोगों ने बात करी कि पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं। इसी के बारे में डिटेल में हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में। आगे बात करते हैं हम लोग आज। तो पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है, उनके बिहेवियर से लेकर और सब कुछ हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। ठीक, वहीं से आगे आज हम लोग बात करते हैं, अगला प्रोनाउन आते हैं। अगला प्रोनाउन, नेक्स्ट प्रोनाउन है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अगला प्रोनाउन क्या है आपका, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन एक वर्ब होती है, रेसिप्रोकेट एक वर्ब होती है आपकी। कौन सी वर्ब है, वो है आपका रेसिप्रोकेट, है ना। कौन सी वर्ब है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अगला प्रोनाउन है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब अगर हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन की बात करें कि भाई रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, तो रेसिप्रोकल एक वर्ब है, रेसिप्रोकेट। ये आपके सीजीएल में एक बार क्वेश्चन भी पूछा है कि रेसिप्रोकेट क्या मतलब होता है रेसिप्रोकेट का। तो कहता है कि रेसिप्रोकेट का मतलब होता है एन एक्ट ऑफ गिव एंड टेक, एन एक्ट ऑफ गिव एंड टेक। रेसिप्रोकेट का क्या मतलब होता है, एन एक्ट ऑफ गिव एंड टेक, यानी कि देना और लेना। जो म्यूचुअल होने की बात करें वो क्या होता है, रेसिप्रोकेट होता है। वही वर्ब क्या होती है, रेसिप्रोकेट होती है। उसी से बनता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो एक दूसरे के बारे में बात करता है, जो क्या करता है, एक दूसरे के बारे में बात करता है, ऐसा प्रोनाउन क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाता है। अब अगर हम बात करें इस प्रोनाउन की, तो आप देखिए ईच अदर और वन अनदर, ईच अदर और वन अनदर, ये दोनों के दोनों आपके क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। ईच अदर और वन अनदर दोनों क्या है आपके, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। अगर हम बात करें यूरोपियन कंट्रीज की, तो फंडामेंटली देयर इज नो डिफरेंस इन बिटवीन ईच अदर एंड वन अनदर। वास्तविकता में ईच अदर और वन अनदर में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। वास्तविकता में ईच अदर और वन अनदर में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, है ना। लेकिन अपने यहाँ, हमारे यहाँ, हमारी ग्रामर में कहा गया है कि ईच अदर का यूज किसके लिए करेंगे, टू पर्सन के लिए, दो लोगों के लिए, और वन अनदर किसके लिए करेंगे, मोर देन टू के लिए। तो दो लोगों की जब हम बात करेंगे तो यूज करेंगे ईच अदर का, और दो से ज्यादा की बात करेंगे तो यूज करेंगे वन अनदर का। ये केवल हमारे यहाँ है, यूरोपियन कंट्रीज में जहां पर ये इंग्लिश यहाँ से है, वहां पर फंडामेंटली इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ईच अदर और वन अनदर हैज नो डिफरेंस, है ना। ईच अदर एंड वन अदर हैव नो डिफरेंस, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसा यूरोपीय कंट्रीज में कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन हमारे यहाँ तो है, तो हमें तो मानना पड़ेगा। अब जैसे मैंने कहा कि राम एंड लक्ष्मण, मैंने कहा कि राम एंड लक्ष्मण loved each other। मैंने कहा कि राम एंड लक्ष्मण loved each other। कितने लोग हैं, दो लोग। कितने लोग हैं, दो लोग। राम एंड लक्ष्मण क्या होगा, loved each other। राम एंड लक्ष्मण loved each other, तो क्या होगा, राम एंड लक्ष्मण loved each other। ठीक, अब यहीं पर दूसरी कंडीशन आती है। अब मैंने कहा राम कॉमा
भरत एंड लक्ष्मण, राम कॉमा भरत एंड लक्ष्मण, अब क्या होगा, लव्ड वन अनदर। अब यहाँ क्या हो जाएगा, लव्ड वन अनदर। भाई पहले क्या था कि राम और लक्ष्मण थे, केवल दो लोग थे, तो राम और लक्ष्मण आपस में प्रेम करते थे, है ना। तो अब कितने लोग हैं, दो लोग, इसलिए हमने क्या यूज किया, ईच अदर यूज किया। तब तक क्या था कि भरत भैया भी आ गए, तो राम भरत एंड लक्ष्मण। अब क्या हो जाएगा, वन अनदर, क्यों, दो से ज्यादा हो गए, तो दो के लिए ईच अदर और दो से ज्यादा के लिए वन अनदर। ठीक, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा, जरा क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा, द प्रीस्ट emphasized all the Christians to, the priest emphasized all the Christians to love each other one another। एक सेंटेंस मैंने लिखा कि the priest emphasized all the Christians to love each other one another। ठीक है, the priest emphasized all the Christians to love each other one another। बोलिए क्या होगा, कहता है कि पादरी ने जोर दिया, पादरी ने जोर दिया, किस पर जोर दिया, सभी क्रिश्चियंस पर, है ना, किसी एक आदमी से नहीं कहा, तो पादरी ने जोर दिया सभी क्रिश्चियंस पर। तो द प्रीस्ट एम्फसाइज्ड ऑल द क्रिश्चियंस, पादरी ने सभी क्रिश्चियंस पर जोर दिया, किस चीज के लिए, टू लव ईच अदर वन अनदर। तो भाई दो लोगों से कहा होता पादरी ने, तो हम लोग ईच अदर का यूज करते, लेकिन उसने दो से नहीं कहा, सबसे कहा, दो से ज्यादा लोगों से कहा, पूरी कम्युनिटी से कहा, सभी क्रिश्चियन लोगों से कहा। और जब सबसे कहा है तो क्या यूज करेंगे, वन अनदर। यहाँ क्या आएगा, वन अनदर। द प्रीस्ट एम्फसाइज्ड ऑल द क्रिश्चियंस टू लव वन अनदर। द प्रीस्ट एम्फसाइज्ड ऑल द क्रिश्चियंस टू लव वन अनदर। ठीक है, यही डिफरेंस होता है किसमें, ईच अदर और वन अनदर में। द प्रीस्ट एम्फसाइज्ड ऑल द क्रिश्चियंस टू लव वन अनदर। ठीक है, अब जरा देखिए आगे, तो ये हम लोगों ने बात करी रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में। ठीक, तो पर्सनल प्रोनाउन, उसके बाद रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब तीसरा आता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। तीसरा क्या आता है बच्चे, रिलेटिव प्रोनाउन। समझिए मेरी बात को, रिलेटिव प्रोनाउन कहने का मतलब है, रिलेटिव प्रोनाउन का एक दूसरा नाम होता है, और वो होता है क्या, कंजंक्टिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का एक दूसरा नाम होता है, वो क्या होता है, कंजंक्टिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का एक और नाम होता है, दूसरा नाम होता है, वो क्या होता है, कंजंक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन कहिए या फिर इसको कंजंक्टिव प्रोनाउन कहिए, क्या अंतर होता है रिलेटिव प्रोनाउन और कंजंक्टिव प्रोनाउन, मतलब क्या मतलब होता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन को हम लोग कंजंक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, नहीं, कंजंक्टिव प्रोनाउन कहने का मतलब है कि रिलेटिव प्रोनाउन बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है जैसे एक कंजंक्शन करता है। रिलेटिव प्रोनाउन बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे एक कंजंक्शन करता है, इसीलिए इसको और हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे एक कंजंक्शन करता है। रिलेटिव प्रोनाउन होता है आपका हु, और कौन होता है, विच, और कौन होता है, दैट। ये तीनों आपके क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या मतलब होता है हु का, क्या मतलब होता है हु का, ये कौन वाला हु नहीं है, इस हु का मतलब होता है जो कि, और इस विच का मतलब भी होता है जो कि, और इस दैट का मतलब भी होता है जो कि। समझे,
हु मतलब जो कि, विच मतलब जो कि, दैट मतलब जो कि। ये वो व्यक्ति है जो कि आपकी मदद करेगा, ये वो वाला है। और एक जो हु होता है इसका मतलब होता है कौन, हु आर यू, है ना। एक ये वाला हु है, हु आर यू। इस हु का मतलब क्या होता है, कौन। ये भाई साहब कोई और है, ये भाई साहब कोई और है, और ये भाई साहब कोई और है। बात समझ में आई? ये भाई साहब कोई और है और ये भाई साहब कोई और है, दोनों बिल्कुल अलग अलग है, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, चलिए। तो हु आर यू वाले हु और ये वाले हु दोनों बिल्कुल क्या है बच्चा, अलग अलग है। ये इनका इनसे कोई भी रिलेशन आपस में नहीं है। अब देखिए, तो कहता है ये जो हु है गलती से इनकी शक्ल इनके जैसी है। ये भाई साहब और ये भाई साहब एक ही दुकान में गए, कपड़े खरीद लिए एक जैसे, तो केवल कपड़े सेम है, बंदे दोनों अलग अलग हैं, ये कोई और है ये कोई और है। अब क्या हुआ, ये हु का यूज कहां करेंगे, तो इसका यूज करेंगे लिविंग बीइंग्स के साथ में। इसका यूज कहां करेंगे, लिविंग बीइंग्स के साथ में। लिविंग बीइंग्स को रिलेट करने के लिए हम लोग इस वाले हु का यूज करेंगे। इसका यूज कहां करेंगे, नॉन लिविंग्स के साथ में। यानी कि हु का यूज कहां करेंगे, लिविंग बीइंग्स के साथ में, और विच का यूज कहां करेंगे, नॉन लिविंग्स के साथ में। कैसे भाई, जरा समझिए। मैंने कहा कि राम इज द पर्सन हु कैन हेल्प यू। मैंने कहा कि राम इज द पर्सन हु कैन हेल्प यू। अब देखिए जरा, अगर इस सेंटेंस की हम बात करें तो मैंने कहा कि राम इज द पर्सन हु कैन हेल्प यू, तो राम इज द पर्सन। अब यहां पर क्या आ गया, हु आ गया, जो कि आपकी मदद कर सकता है ना। तो पर्सन लिविंग बीइंग है, लिविंग बीइंग के अंदर क्या लगाया, हु लगाया, तो राम इज द पर्सन हु कैन हेल्प यू। तो यहां पर जो हु आया है ये किसके लिए आया है, लिविंग बीइंग, और ये है क्या, जोड़ रहा है। एक सेंटेंस है राम इज द पर्सन, दूसरा राम कैन हेल्प यू, दोनों को जोड़ दिया, अब एक नया सेंटेंस बन गया, राम इज द पर्सन हु कैन हेल्प यू। तो दोनों सेंटेंस को जोड़ा है, इसीलिए ये कंजंक्शन के रूप में काम कर रहा है। भाई जोड़ने का काम कौन करता है, कंजंक्शन करता है, और क्योंकि ये कंजंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या होता है, कंजंक्टिव प्रोनाउन होता है। इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या होता है, कंजंक्टिव प्रोनाउन होता है, क्योंकि ये बिल्कुल कंजंक्शन की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो राम इज द पर्सन हु कैन हेल्प यू, राम इज द पर्सन हु कैन हेल्प यू। ठीक, अब आगे देखिए, आगे कहता है कि विच का यूज कहां करेंगे, नॉन लिविंग्स के साथ करेंगे। कैसे, मैंने कहा आई बॉट अ बुक, मैंने कहा आई बॉट अ बुक which was old, which was old। मैंने कहा I bought a book which was old, मैंने एक किताब खरीदी जो कि पुरानी थी। I bought a book which was old, which किसके लिए आया, तो I bought a book which was old, मैंने किताब खरीदी जो कि क्या थी, पुरानी थी। तो I bought a book which was old। ठीक है, I bought a book which was old, मैंने किताब खरीदी जो कि क्या थी, पुरानी थी। तो I bought a book which was old। ठीक है, तो बुक क्या है, नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के लिए हमने क्या यूज किया, which का यूज किया। तो I bought a book which was old, मैंने किताब खरीदी जो कि क्या थी, पुरानी थी। ठीक है, बात क्लियर हुई सभी को। अब यहाँ पर दूसरी बात आती है, अब कहता है कि फिर दैट का यूज कहाँ करेंगे, तो कहता है कि भाई दैट का यूज कहाँ करेंगे, तो इसका यूज लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए करेंगे। तो दैट का यूज कहाँ करेंगे, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए करेंगे, है ना, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए करेंगे। तो एक सिंपल सी बात समझिए कि जब लिविंग बीइंग के लिए हु है, नॉन लिविंग के लिए विच है, तो फिर लिविंग बीइंग के लिए हम दैट का यूज क्यों करेंगे,
या नॉन लिविंग के लिए हम दैट का यूज क्या क्यों करेंगे? कोई तो कंडीशन होगी। जब ब्याह कराने के लिए पंडित जी हैं, निकाह कराने के लिए मौलाना साहब हैं, तो कोर्ट जाने की जरूरत क्या पड़ी? कोई तो ऐसी कंडीशन आई होगी कि हमारा काम यहाँ यहाँ नहीं चला, हमें कोर्ट जाना पड़ा, कुछ मतलब अलग हटे करना पड़ा। तो नॉर्मल कंडीशन में लिविंग बीइंग के लिए हु का यूज करते हैं और नॉन लिविंग्स के लिए विच का यूज करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस आती हैं जहां पर हम लोग लिविंग या नॉन लिविंग के लिए दैट का यूज करते हैं, जहां पर हम लोग लिविंग या नॉन लिविंग के लिए किसका यूज करते हैं? दैट का यूज करते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए मेरी बात समझिए, किन कंडीशंस में ऐसा होता है। ठीक, तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? यूसेस ऑफ दैट के बारे में, कि किन किन कंडीशंस में रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज किया जाता है इन प्लेस ऑफ हु और विच। किन किन कंडीशंस में हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ हु या विच। क्योंकि भाई एक बात समझिए, हमने क्या कहा कि लिविंग बीइंग के लिए हु है, नॉन लिविंग के लिए विच है, तो फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कब दैट लगाएं लिविंग के लिए? कोई तो कंडीशन होगी, कोई तो ऐसी स्थिति आई होगी, कोई ऐसी कंडीशन आई होगी जहां पर लिविंग बीइंग के लिए हु या विच को छोड़कर हमको क्या यूज करना पड़ा? दैट का यूज करना पड़ा। चलिए उन कंडीशंस के बारे में बात की जाए, उन कंडीशन को देखा जाए, समझा जाए। ठीक है, चलिए तो पहली कंडीशन कहता है कि आफ्टर सम ऑल only few little indefinite pronoun superlative डिग्री। ठीक, तो कहता है आफ्टर सम ऑल ओनली फ्यू लिटिल इंडेफिनिट प्रोनाउन सुपरलेटिव डिग्री। अब देखिए यहां पर इंडेफिनिट प्रोनाउन कहने का मतलब है कि एवरीवन, समवन, नो वन, एवरीबडी, नोबडी, इस प्रकार के सारे प्रोनाउंस इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहलाते हैं। एवरीवन, नो वन, समवन, समबडी, नोबडी, ईच वन, है ना, ये सारे क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। तो मैंने कहा कि सम, ऑल, ओनली, फ्यू, लिटिल, या कोई भी इंडेफिनिट प्रोनाउन या सुपरलेटिव डिग्री या फिर द सेम, इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए तो उस सेंटेंस में लिविंग बीइंग के लिए हु की जगह पर और नॉन लिविंग थिंग्स में विच की जगह पर दैट का यूज करेंगे। ठीक, तो यूसेस ऑफ दैट हम पढ़ रहे हैं, तो किन किन कंडीशंस में? तो कहता है कि आफ्टर सम, ऑल, ओनली, फ्यू, लिटिल, इंडेफिनिट प्रोनाउन, सुपरलेटिव डिग्री, द सेम, एवरीवन, इस प्रकार का कोई भी वर्ड आ जाए, है ना, तो वो सारे शब्द अपने साथ क्या लेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन दैट लेंगे, ना कि हु या विच लेंगे। ना वहां हु आएगा, ना वहां विच आएगा, क्या आएगा? केवल और केवल दैट आएगा। ठीक, कैसे भाई? जरा देखिए कैसे, जरा देखिए समझिए। मैंने कहा कि राम इज द पर्सन हु कैन हेल्प you. Ram is the person who can help you. Ram is the person who can help you. अगर इस सेंटेंस की हम बात करें कि राम इज द पर्सन हु कैन हेल्प यू, तो ये बताइए ये सेंटेंस सही है गलत? बिल्कुल सही है। राम इज द पर्सन, पर्सन लिविंग बीइंग है, लिविंग बीइंग के लिए हु का यूज करते हैं, हमने किया, तो राम इज द पर्सन हु कैन हेल्प यू, कोई दिक्कत नहीं सेंटेंस में, बिल्कुल सही है। तो राम इज द पर्सन हु कैन हेल्प यू। ठीक, राम इज द पर्सन हु कैन हेल्प यू, कोई सेंटेंस समस्या नहीं है।
अब इसी सेंटेंस में क्या हुआ, अब इसी सेंटेंस में क्या हुआ, अब हमने कहा कि राम इज द पर्सन हु कैन हेल्प यू। अब इसी सेंटेंस में हमने एडिशनली लगा दिया वनली, राम इज द ओनली पर्सन। अब जैसे ही ओनली आया तो हमको याद आया कि जिस सेंटेंस में वनली का यूज किया गया हो वहां रिलेटिव प्रोनाउन हु सही होकर भी सही नहीं होता, इसकी जगह पर हम क्या यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। तो अब यहाँ क्या सही हो जाएगा, दैट सही हो जाएगा। तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा कि राम इज द ओनली पर्सन दैट कैन हेल्प यू। सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, राम इज द ओनली पर्सन दैट कैन हेल्प यू। ठीक है, क्या हो जाएगा, राम इज द ओनली पर्सन दैट कैन हेल्प यू। कोई एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। मैंने कहा कि ऑल material which glitters is not, all material which glitters is not gold। मैंने कहा all material which glitters is not gold, है ना, all material which glitters is not gold। वो सब कुछ जो चमकता है वो सोना नहीं होता। अब अगर इस सेंटेंस की हम बात करें, कि all material which glitters is not gold, अब अगर इस सेंटेंस की बात करी जाए बच्चे, तो सोचने वाली बात यह है कि मटेरियल नॉन लिविंग है। वैसे मटेरियल लिखा नहीं जाता सेंटेंस में, जो मटेरियल मैंने लिखा है ये लिखा नहीं जाता है, ये अंडरस्टूड होता है, लेकिन मैंने लिख दिया केवल ये बात क्लियर करने के लिए कि हम नॉन लिविंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा ऑल मटेरियल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, वो सब कुछ जो चमकता है वो सोना नहीं होता। ठीक, तो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के लिए विच बिल्कुल सही होता है, नॉन लिविंग है मटेरियल, नॉन लिविंग के लिए विच बिल्कुल सही होता है। लेकिन समस्या यह है कि सेंटेंस में क्या आ गया, ऑल आ गया, और जिस सेंटेंस में ऑल का यूज किया गया हो, एनी का यूज किया गया हो, नन का यूज किया गया हो, है ना, जिस सेंटेंस में ऑल, नन, एनी, फ्यू, अ लिटिल, लिटिल, इस प्रकार के किसी भी वर्ड का यूज किया गया हो, तो वो वहां पर रिलेटिव प्रोनाउन हु लिविंग बीइंग के लिए, विच नॉन लिविंग के लिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो उसकी जगह पर क्या आएगा, दैट आएगा। तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ठीक है, वो सब कुछ चमकता है वो सोना नहीं होता है। कहने को तो ये कोटेशन है, कहने का तो मामूली सी एक लाइन है, लेकिन पूरे जीवन का सारांश इसमें छुपा हुआ है ना। मैंने कहा कहने को तो ये केवल एक लाइन है, लेकिन पूरे जीवन का सारांश जो निष्कर्ष है वो इसमें छुपा हुआ है कि वो सब कुछ चमकता है वो सोना नहीं होता है। हमारे बाबा कहते थे कि इंसान जाने बसे और सोना जाने गड़े। किसी व्यक्ति को समझना है तो उसके साथ रहिए, आप तब समझ पाएंगे। और सोना कितना खरा है वो गड़े यानी कि पीटने के बाद समझ में आएगा, है ना। तो वही कहने का मतलब है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सब कुछ, हर पीली चीज सोना नहीं होती है। बहुत इंसान के बारे में राय कभी भी तुरंत नहीं बनाइए, समय दीजिए, इट विल टेक टाइम। हो सकता है कि जो आप सोच रहे हो वो एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सही हो, जरूरी नहीं कि वो हमेशा सही हो। जैसे मान लीजिए आपने देखा कि हम एक एस्केलेटर पर जा रहे हैं, हमारे आगे एक महिला खड़ी है। अच्छा, मैं उन महिला को जानता भी नहीं, मैंने कभी उनको देखा भी नहीं। अचानक क्या हुआ कि वो महिला जी का पैर फिसला और वो पीछे गिरी। तो मैंने एज ए ह्यूमन बीइंग, क्योंकि मैं उनके पीछे था, नीचे खड़ा हुआ था, तो मैंने हाथ लगा दिया ताकि उनको चोट ना लगे, जबकि मैं उनसे परिचित भी नहीं, मैंने उन्हें कभी देखा भी नहीं। आपने उस पल देखा जिस पल वो महिला मेरे हाथ में थी। अब आप क्या सोचेंगे, हो गुरुजी मौज ले रहे हैं, जबकि मैं तो उनको जानता भी नहीं। यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिसाइड करेगा कि आप क्या सोचेंगे, है ना। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिसाइड करता है कि आप क्या सोचेंगे। तो वही मेरे कहने का मतलब है कि हर पीली चीज सोना नहीं होती है, कई बार आंखों देखा भ्रम हो जाता है।
ठीक है, चलिए, तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, तो सब कुछ चमकता है वो सोना नहीं होता। ठीक, तो नॉर्मल कंडीशन में लिविंग बीइंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, हु का यूज करते हैं, नॉन लिविंग्स के लिए विच का यूज करते हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई भी प्रोनाउन आ जाए, इनमें से कोई भी एडजेक्टिव आ जाए, है ना, तो उस कंडीशन में हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन हु विच की जगह पर किसका यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। यहीं पर एक सुपरलेटिव वाला एग्जांपल भी लिख लिया जाए। अब मैंने कहा मिस्टर सिन्हा इज द novelist man who I have ever met. Who I have ever met. Mr. Sinha is the noblest man who I have ever met. Mr. Sinha वो सबसे अच्छे लोगों में से एक है जिनसे भी मैं आज तक मिला हूं। तो मिस्टर सिन्हा इज द नॉबलेस्ट मैन हु आई हैव एवर मेट। अब यहां देखो, नॉर्मल कंडीशन में यहां पर हु या हुम में से कोई एक होना चाहिए था, ठीक है, वो बात की बातें बताऊंगा। अब यहां पर एक बात आती है कि या तो हु है हुम हो, सही होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सेंटेंस में यहां क्या लिखा है, द नॉबलेस्ट मैन, नॉबलेस्ट यानी कि सबसे अच्छे, सुपरलेटिव डिग्री आई, और जिस सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर दिया जाए वहां पर रिलेटिव प्रोनाउन क्या यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। तो मिस्टर सिन्हा इज द नॉबलेस्ट मैन दैट आई हैव एवर मेट, दैट आई हैव एवर मेट। मिस्टर सिन्हा इज द नॉबलेस्ट मैन दैट आई हैव एवर मेट। तो सुपरलेटिव की वजह से वहां क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन दैट हो गया। तो नॉर्मल कंडीशन में मैन के साथ हु आएगा, लेकिन सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, ऑल आ जाए, सम आ जाए, ओनली आ जाए, द सेम आ जाए, इंडेफिनिट प्रोनाउन आ जाए, है ना, इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए, तो वहां पर रिलेटिव प्रोनाउन हु या विच की जगह पर हम क्या यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे, जो हमने यहां पर किया हुआ है। क्या मेरी बात सभी को क्लियर है, पक्का है, बोलिए, देखो डाउट, ठीक है। तो ये हम लोगों ने रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, अभी इसमें और बहुत सारी बातें हैं, इसमें अभी और भी बहुत सारी बातें हैं, यहीं से आगे हम लोग बात करेंगे अगले दिन नेक्स्ट सेशन में, यानी क्लास 03 में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बढ़िया से पढ़िए, आगे बढ़िए, आपका दिन, आपका जीवन मंगलमय हो। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।